राजेश, आज की तारीख में जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो चुनौती यह कि कम से कम आप एक कन्वीनर चुने जो ड्राइवर कम से कम गाड़ी का हो, ट्रेन का ड्राइवर हो, जो कम से कम चलाए। तो अभी तो क्या है, कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे आपने 3 कमेटीज बना दी। उन कमेटीज की कब बैठक होगी, क्या बैठक होगी, कौन जिम्मेदार है, कोई सेक्रेटेरिएट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा उस बारे में। तो पहली चुनौती है कन्वीनर, दूसरी चुनौती यह है कि सीटों का बंटवारा, तीसरी चुनौती यह कि कम से कम आप एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए। आपकी नजर में कौन हो सकता है इस गठबंधन का कन्वीनर जो कुशलतापूर्वक चला पाए चतुराई के साथ? कांट हियर यू राजेश, अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम सॉरी। मैं ये कह रहा हूं कि कुशलता पूर्वक चलाने की तो बात एक है ही है, लेकिन कितना ही कुशल नेतृत्व हो, जब तक उसकी स्वीकार्यता नहीं होगी, जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड, तब तक वो असफल होगा। तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा कुशल मैनेजर हो, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। तो ये जैसा कि अभी विनोद ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और कल की जो बैठक होगी उसमें सब कुछ सुलझ जाएगा, सब सब सीधा हो जाएगा, सब झगड़े मिट जाएंगे। वो होने जा रहा नहीं है। कौन सीट कहाँ कितनी मिलेगी वो सब धीरे धीरे ये नतीजे पर पहुंचेंगे। इस वक्त मुद्दा क्या है? इस संसद में लगभग 100 के लगभग सांसदों को सत्ता पक्ष ने निकाल बाहर किया है, सस्पेंड कर दिया है। अब कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने इस तरह से विपक्ष के 100 सांसदों को निकाला होता, पूरे देश में किस तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम वो प्लान करते और चारों तरफ से किस तरह का माहौल बनाता। ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको न तो इंडिया अलायंस देख रहा है, न कोई और विपक्षी पार्टी देख रही है। संसद में कुछ नारे लगाने के या महात्मा गांधी की मूर्ति के बाहर धरना देने से के अलावा मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है उन्होंने कोई प्रोग्राम दिया हो। क्या राष्ट्रव्यापी कोई उन्होंने कॉल दी है कि इस फैसले के खिलाफ विपक्ष में जिले जिले में तहसील तहसील में हम लोग ये एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे? क्या कुछ उन्होंने किया है? कुछ नहीं किया है। तो नैरेटिव कैसे गढ़ती है कोई भी पार्टी? नैरेटिव गढ़ती है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 1984-85 से गढ़ना शुरू किया विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर राम जन्मभूमि को। उस वक्त राम जन्मभूमि का मुद्दा ऐसा नहीं था, उन्होंने बनाया। इस वक्त मुद्दे हैं लेकिन कोई पिवट नहीं है। तो अगर इंडिया अलायंस सत्ता परिवर्तन के सपने देख रहा है, उसको करना तो चाहिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बारे में एक बात बहुत गौर से समझ लेनी चाहिए और सबको समझनी चाहिए। वो तभी होता है सत्ता परिवर्तन जब कोई पिवट निकलता है। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह बगावत करके सरकार राजीव गांधी की सरकार से निकले थे और चारों तरफ उनके गोलबंदी हुई थी, इस वजह से सरकार बदली। उससे पहले जयप्रकाश नारायण बने थे पिवट, और 2013 में अन्ना को, वो जैसे भी हो जहां भी हो, अन्ना को वो पिवट बनाया गया था। एक मुद्दा ऐसा है, एक वाकया ऐसा है जब ऐसा सिर्फ अंडरकरंट था, लेकिन प्रकट में ऐसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जीत जाएगी। एनडीए की सरकार जब थी और एनडीए ने ये नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया वाला नारा, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। उस वक्त ये लग रहा था कि शाइनिंग इंडिया सक्सेसफुल होगा, लेकिन उस वक्त की प्रेस बहुत अलग थी। कॉलमिस्ट लिख रहे थे, टेलीविजन में बोला जा रहा था कि ये शाइनिंग इंडिया दरअसल जमीनी हकीकत नहीं है, ये सिर्फ शहरी हकीकत है। अब न तो कोई मीडिया में ये बात को कहने वाला है, न टेलीविजन मीडिया में कहने वाला है कि ये संसद को किस तरह से यरगमाल कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कैसे काउंटर करेंगी इंडिया अलायंस? उसके पास प्रोग्राम क्या है? जब प्रोग्राम नहीं होगा, नैरेटिव नहीं होगा। अभी देखिए 22 जनवरी को क्या होने वाला है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को राममय कर, हिंदुस्तान ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के जो अनुषंगिक संगठन हैं, वो सब राम मंदिर का इतना बड़ा इसको स्पेक्टेकुलर बनाएंगे कि बाकी सब चीजें पशे पर्दा हो जाएंगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में क्या गया? सुप्रीम कोर्ट ने उनके हर एजेंडा पे मोहर लगाई है। राम मंदिर पे मोहर लगाई, 370 पे मोहर लगाई। कहां कहां किस किस मोर्चे पर लड़ेगा इंडिया, और खास तौर पे इस हाल में जबकि उसका कोई केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं। बिल्कुल, आपने कहा केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं। समी साहब, क्या बिहार से आवाज निकल रही है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के कन्वीनर हो सकते हैं? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चला पाएंगे?
और क्या उनका नेतृत्व स्वीकार हो पाएगा या उनके अलावा कोई और हो सकता है? देखिए, नेतृत्व स्वीकार हो पाएगा कि नहीं ये तो तब मालूम होगा जब उनको इसका नेतृत्व दिया जाए। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसकी मांग कर चुके हैं। 2 एक एमएलए हैं जिन्होंने कहा कि इनको कन्वीनर बनाया जाना चाहिए। और अगर अनुभव के लिहाज से देखा जाए, साफ-सुथरी छवि के लिहाज से देखा जाए, तो अभी कोई दूसरा है नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी खुद ले ले कन्वीनर का पोस्ट तो अलग बात है। नहीं तो अगर कांग्रेस से बाहर अगर कोई आदमी योग्य नज़र आता है, जिसने शुरू से इसको चलाया, अभियान चलाया, इसके बारे में बात की, यहाँ तक कि जब कांग्रेस पार्टी कोई इंडिया की मीटिंग नहीं कर रही थी, तब भी नीतीश कुमार ने इस बात को उठाया था कि वो मीटिंग नहीं हो रही है, अभी वो चुनाव में व्यस्त है। तो आपकी बात सही है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक बेहतर व्यक्ति हैं, जिनके पास पूरा वक़्त है, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास अच्छी एक छवि है, जो ये काम कर सकते हैं। और उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी के साथ राजनीति कर चुके हैं, इसलिए वो भी कुछ न कुछ समझते होंगे कि बीजेपी को ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो बीजेपी का एक आदमी जो बीजेपी के साथ रहा हुआ है, वो बीजेपी से लड़ेगा बेहतर तरीके से, वो एक प्रोग्राम बना सकता है कि हाँ, इसको कैसे किया। लेकिन सवाल है कि उनको कितने लोग सुनते हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, इस पर भी अभी सवाल है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव था या राजस्थान का चुनाव था, वहाँ ले जाना चाहिए था उनको। अगर इंडिया के तहत लड़ते हो, तो कुछ न कुछ फ़ायदा होता। और इसके अलावा नीतीश कुमार की अलग से भी कोशिश है कि वो अलग से भी करे, अगर इंडिया के तहत हो रहा तो ठीक है। जैसे उनकी एक सभा थी वाराणसी में जो कि रद्द हो गई, नहीं हो पाई किसी वजह से, 24 तारीख को थी। तो एक कोशिश है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की टीम जो है इस बात के लिए तैयार है, या तो उन्हें इंडिया में कोई एक सेंट्रल रोल दिया जाए, नहीं तो वो खुद से ये काम करेंगे, अलग-अलग जगहों पर जाकर रैली वगैरह। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।